फिरदौस ने इमरान की पीठ थपथपाई। वाह इमरान, तुमने तो दिल खुश कर दिया मेरा ये राज बताकर। मुझे तो इस पर पहले से ही शक था। अब तो ये पक्का ही मारा जाएगा। इमरान, लेकिन फिरदौस, ये बात मैं दावे से नहीं कह सकता। हो सकता है कि मैं गलत हूं, पर मुझे तो यही याद आ रहा है कि ये एक फौजी है। फिरदौस सोच में पड़ गया कि आरिफ बहुत ही ज्यादा चालाक है और मुश्ताक ने भी उसे एक आखिरी मौका दिया है जिसे उसे पूरी सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। वह इस बार कोई गड़बड़ नहीं करेगा और आरिफ को मुश्ताक से ही रंगे हाथों पकड़वाएगा। उधर कबीर सोच रहा था कि उसने इमरान के लिए मुश्ताक के दिमाग में शक का बीज तो डाल दिया है। अब उसे कुछ ऐसा करना होगा ताकि मुश्ताक को यकीन हो जाए कि इमरान सही इंसान नहीं है। उम्मीद है कि जब इमरान उसके खिलाफ कुछ बोलेगा तो मुश्ताक उस पर यकीन ना करे, लेकिन सबसे पहले उसे पता लगाना होगा कि इमरान को सच में जावेद ने भेजा है या यह फिरदौस का आदमी है। उसे अपने रेडियो सेट को एक सुरक्षित स्थान पर छुपाना होगा। अगर वह गलती से भी फिरदौस के हाथ लग गया तो मेरा पकड़ा जाना तय है। जय के सोने के बाद ऋषभ उठकर अपने कमरे में आया और बिस्तर पर लेट सोने के लिए अपनी आंखें बंद की। तभी उसे सपने की याद आई जो कुछ वक्त पहले उसने देखा था। ऋषभ ने अब आंखें खोल दी और उठ बैठा। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट तैर गई। आखिर ये रावण हार ही गया और वो भोली चिड़िया जीत गई। मैंने अपने दिल के चारों ओर जो दीवार बनाई थी, तेज उसे तोड़ मेरा दिल चुराने में कामयाब हो ही गई। कबीर और बाकी सारे दोस्त ये सब समझ चुके थे, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अब तक अपने दिल के एहसास को समझ ही नहीं पाया। पहले ही काफी देर हो चुकी है, लेकिन अब नहीं करूंगा। इससे पहले कि तेज किसी और की हो जाए, मैं जाकर उसे अपने दिल की बात बता दूंगा। ऋषभ बिस्तर से उठा और खुश होता हुआ अपने कमरे को वापस ठीक करने लगा। तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर सुनी ने मना कर दिया तो। वह सोच में पड़ गया कि क्या करे। हाँ, कबीर जब आएगा 2-3 दिन में तब उससे बात करूंगा। वह जरूर कोई ना कोई अच्छा आइडिया बताएगा कि कैसे सुनी से बात करूं। सच्ची यार, जंग लड़ने से भी मुश्किल है किसी लड़की से अपने दिल की बात कहना। इन कुछ दिनों में कौन सा सुनी की शादी हो ही जाएगी। अभी इन लोगों को अपने दिल का हाल बताया तो पहले ही शोर मचाकर सबको बता देंगे। सबसे पहले मैं कबीर को ही बताऊंगा। वह अब आराम से बिस्तर पर लेट गया और काफी देर सोने की कोशिश करने के बाद आखिरकार उसे नींद आ ही गई। राधा माँ का डॉक्टर ने चेकअप किया और बताया कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई है और साथ ही राधा माँ को तेज बुखार भी था। डॉक्टर उनके लिए दवाई देकर वहां से चले गए। मौली को सुबह ऑफिस जाना था और साहिबा को अंश की देखभाल करनी थी, इसलिए राधा माँ ने दोनों को उनके मना करने के बावजूद कमरों में वापस भेज दिया। राधा माँ निशा का उदास चेहरा नहीं देखना चाहती थी, तो उन्होंने उसे भी आराम करने को बोल दिया। सबके जाने के बाद तारा उनके पास आ बैठी और माँ की देखभाल करने लगी। लगभग घंटे भर माँ का बुखार थोड़ा हल्का हुआ तो वह बोली, क्या हुआ माँ? आखिर ऐसी क्या बात है जो आपने अपनी तबीयत खराब कर ली, लेकिन किसी को बताया तक नहीं? किस बात की चिंता खा रही है आपको? राधा माँ हल्के से मुस्कुरा दी। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे दोनों बच्चों का घर अच्छे से बस जाए। तारा, रोहन और राशि की शादी तो होने ही वाली है, और ऋषभ के लिए भी आपने पंडित जी को उस लड़की का बोला था ना, सब अच्छा होगा। राधा माँ, तारा, उस लड़की का नाम तेजस्विनी है और उसकी चाची कल यहाँ रिश्ते की बात करने आ रहे हैं। मैं बस इसी चिंता में हूँ कि कहीं वह इस रिश्ते के लिए मना ना कर दें। मेरा बड़ा दिल है कि ऋषभ की शादी तेजस्विनी से ही हो। तारा ऋषभ की शादी की बात सुनकर खुश हो गई। क्या रावण की शादी की बात हो रही है, वो भी कल? और भला ऐसी कौन सी लड़की है जो हमारे ऋषि को ना कहेगी? आप देख लेना, ये रिश्ता तो तय होकर रहेगा। तारा ने अपना फोन उठाने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया कि राधा माँ ने उसे टोका, खबरदार, जो ऋषभ या किसी भी भाई को फोन पर कुछ कहा तो एक बार ऋषभ का रिश्ता तय हो जाने दो, उसके बाद भले ही कुछ करना, पर अभी नहीं। ऋषभ फिर से कोई गड़बड़ ना करे, इसलिए तो मैंने किसी को बात नहीं बताई थी,
और यहाँ तक कि कबीर से भी छिपाई। इतनी रात को किसी को तंग मत करो। तारा उदास चेहरा बनाकर बोली, माँ बताने दो ना, आपको तो पता है ना कि मैं देव ऋषभ को कोई बात बताए बिना नहीं रह पाती, और कबीर को तो बताने तक की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो बिना बताए ही सब जान जाता है। राधा माँ, जानती हूँ, इसीलिए तुझे अभी बात बताई है ताकि तुझे मौका ना मिले किसी को बताने का। सुबह होते ही मौली साहिबा को भी बता देना कि लड़की वाले दोपहर को आ रहे हैं, अच्छे से खातिरदारी करनी है उनकी। कल तक तेरा ये फ़ोन मेरे पास रहेगा। कहते हुए उन्होंने तारा का फ़ोन ले अपने सिरहाने रख लिया और कह दिया कि अब हर वक्त तुम मेरी नज़रों के सामने रहोगी। इतनी अच्छी लड़की बार बार नहीं मिलती है। इस बार ऋषभ की शादी तो होगी। अगली सुबह इमरान से फिरदौस बोला, तुम मेरा एक काम करना होगा। अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। रात जो तुमने मुझे शायद कहकर बात बताई है, तुम्हें सबसे पहले कंफर्म करना होगा और सबूत लेकर आओ कि यह बात सच है या नहीं। अगर ये बात सच है तो मुझे आकर बताओ। इसके बाद आरिफ को मिलेगी सजा और तुम्हें मिलेगा बहुत सारा पैसा। इमरान, पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। 1-2 दिन में ही मैं किसी के हाथ संदेश भेजता हूँ आपको। फिरदौस, हरगिज नहीं, आरिफ बहुत खतरनाक आदमी है। कोई नया आदमी मुझसे मिलने आएगा तो इसे शक हो सकता है, इसलिए तुम ही आना, क्योंकि तुम जावेद के आदमी हो और जावेद के साथ सौदा खुद आरिफ ने तय किया है, तो वह तुम्हारे आने पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। तुम्हें भी पूरी एहतियात बरतनी होगी। अगर इसे जरा सी भी भनक लगी कि तुम इसके खिलाफ हो तो यह तुम्हें भी जान से मार सकता है। इमरान, ठीक है, पर मुझे लगता है कि आपको भी इस पर नज़र रखनी चाहिए। कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं ऐसा तो होगा जिससे आप यह साबित कर सकें कि यह गद्दार है। फिरदौस, तुम सही कह रही हो। आज से 24 घंटे मेरी नज़र इस पर ही रहेगी। इमरान और फिरदौस जैसे ही फिरदौस के तंबू से बाहर निकले कि सामने मुस्कुराता हुआ कबीरा खड़ा हुआ और इमरान से बोला, ये तो बहुत गलत बात है ना इमरान, आपने हमें तो मेहमान नवाजी का मौका ही नहीं दिया। ऐसी भी क्या कथा हो गई हमसे? लगता है कि आप भी फिरदौस साहब की तरह हमसे नाराज हैं। इमरान ने फिरदौस की तरफ देखा, फिर झूठी हंसी हंसकर बोला, नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जावेद ने बताया था मुझे कि आप ही की वजह से सौदा तय हुआ है। अगली बार जब भी आऊंगा तो आपके तंबू में ही डेरा डालूंगा। कबीर हंसा और व्यंग्यात्मक लहजे से बोला, मतलब आप अभी और आएंगे यहाँ? खैर, अच्छी बात है, बिल्कुल आइएगा। मैं आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार करूंगा। चलिए, आपको कुछ आगे तक छोड़ाता हूँ, इसी दौरान कुछ गुफ्तगू हो जाएगी। फिरदौस यह सुन तिलमिलाया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी तुम्हारे पास तो बहुत सारे काम होंगे ना आरिफ। तुम वो देखो, मैं इमरान को छोड़कर आता हूँ। इमरान, ये भी सही है, आप बेवजह परेशान ना हो आरिफ, मेरा तो आना जाना लगा ही रहेगा। फिरदौस इमरान को लेकर चला गया। तभी मुश्ताक वहाँ आया। ये फिरदौस कहाँ है? कबीर, इमरान को कुछ दूर तक छोड़ने गया है। इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कितनी पुरानी जान पहचान है। मुझे बात तक नहीं करने दी गई इमरान से, और वो भी कह रहा था कि आना जाना लगा रहेगा। अजीब बात है ना, एक ही रात में दोनों दोस्तों में इतनी मोहब्बत। मुश्ताक सोच में डूब गया। सुनी बार बार बालकनी में आ रही थी ताकि ऋषभ को देख सके और उसे बता सके कि कल वह छुट्टी पर जा रही है, लेकिन ऋषभ देर रात सोने की वजह से अभी तक जागा नहीं था। सुनी अपनी ड्यूटी के लिए चली गई। दोपहर में सुनी की चाची, चाचा वगैरह ऋषभ के घर पहुंच चुके थे। घर में हर कोई ऋषभ के लिए बहुत खुश था, सिवाय निशा के। वह सर दर्द का बहाना बना अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि आंटी ने सही फैसला नहीं लिया। थोड़ी ही देर में ऋषभ और सुनी का रिश्ता भी तय हो गया। सुनी के घर वालों ने यहाँ आने से पहले जिनसे भी पूछताछ की थी, सभी ने इस घर की और इस घर के लोगों की बहुत तारीफ की थी। उन लोगों ने तभी मन बना लिया था कि इस रिश्ते को हाथ से नहीं जाने देंगे। जय बाहर आंगन में बैठा था। उसे लग रहा था कि शायद अदिति अब तक जा चुकी होगी, लेकिन कुछ ही पलों में उसे वह अपने क्वार्टर के दरवाजे के बाहर खड़ी दिखाई दी। जय ने उसे नज़रअंदाज कर दिया।
तो अदिति दरवाज़ा खोलकर अंदर आंगन में आ गई और जय के सामने खड़ी हो गई। कल हमारी बात अधूरी रह गई थी, लेकिन मैंने माही को सब सच बता दिया है। चाहती तो कल रात ही चोरों की तरह छुपकर वापस अजमेर चली जाती, लेकिन सोचा कि अपनी बात खुद तुमसे कहूंगी। माही भी अपने क्वार्टर से निकल आंगन में एक ओर जा खड़ी हुई और दोनों की बातें सुनने लगी। ऋषभ, देव और मंजीत भी बाहर आ गए। अदिति उन तीनों को देख पहले ठिठक कर चुप हो गई, फिर अगले ही पल मुस्कुरा दी। जय उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। अदिति: हाँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया था। शायद उस वक्त मुझ में इतनी समझ नहीं थी कि समझ सकूं कि सच्चा और झूठा रिश्ता क्या होता है। वो मैं थी जो हमारे रिश्ते को संभाल नहीं पाई। तुम्हारे जाने के बाद भी मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था, और निकुंज के बाद भी एक दो लड़के मेरी जिंदगी में आए। कभी मैंने उन्हें धोखा दिया तो कभी उन्होंने मुझे। तब मेरे दिमाग में हमेशा एक बात घूमती रहती थी कि सिर्फ 1 महीने के रिश्ते में जिस तरह से तुमने मेरा ख्याल रखा था, वैसा किसी ने कभी नहीं रखा। क्योंकि शायद मैं उन बाकी लड़कों के लिए भी एक टाइम पास थी। मैं समझती थी कि तुम मुझे छोड़कर चले गए थे क्योंकि तुम्हें मुझसे प्यार था ही नहीं। इसलिए मुझे कुछ पछतावा हुआ ही नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। लेकिन कल शाम जब तुमने मुझे बताया कि तुम तो मेरा सच जानने के बाद मुझे छोड़कर गए, तब मुझे एहसास हुआ कि तुम खुद मुझसे दूर नहीं गए, बल्कि मैंने तुम्हें खुद से दूर कर दिया था। इतना तो समझती हूँ कि मैं तुम्हारे दिल से बाहर जा चुकी हूँ और अब बहुत देर हो चुकी है। जय गंभीर सा बोला, तुम्हारे धोखे के बाद ही मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल चुका था। अब अगर तुम यह माफी का नाटक कर वापस मेरी जिंदगी में आना चाहती हो तो बता दूं कि ऐसा कभी नहीं होगा। तुम मेरी सिर्फ एक गलती थी और मैं अपनी गलतियां दोहराने में विश्वास नहीं रखता। अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास है तो जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। तुम्हारा होना या ना होना मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखता। अदिति, मैं माही को भी सब सच बता चुकी हूँ। उसने कहा कि अगर तुम मुझे माफ कर दोगे तो वो भी मुझे माफ कर देगी। थैंक यू मुझे माफ करने के लिए। और प्लीज मेरा गुस्सा माही पर मत निकालना, तुम उसके लिए बेहद खास हो। जय: जानता हूँ, और तुम लगती ही कौन हो मेरी जो मैं तुम्हारे लिए अपनी माही को तकलीफ दूंगा। मुझे माही के रूप में अपनी लाइफ पार्टनर मिल चुकी है, उसे मैं किसी की भी वजह से खो नहीं सकता। माही यह सुन जल्दी से क्वार्टर के अंदर चली गई। वह बहुत खुश थी क्योंकि जय का जवाब उसे मिल चुका था। तभी अदिति वहां आई। दोनों खुशी से एक दूसरे के गले लग गईं। थोड़ी देर बाद अदिति वापस चली गई। अजमेर में शाम तक सुनी के घर वाले वापस लौट गए। चाची ने रास्ते में ही राशि को फोन कर बता दिया कि उन्होंने रिश्ता तय कर दिया है और पूरी कोशिश है कि राशि और सुनी की शादी एक ही मंडप में हो। राशि तो जैसे खुशी से पागल हो गई क्योंकि उसकी मेहनत रंग लाई थी। उसने जल्दी से देव को फोन कर गुड न्यूज दे दी। देव जल्दी से साथ बैठे जय मंजीत के पास गया और उन्हें सब कुछ कह सुनाया। जय: कबीर सर को जब इस बात का पता चलेगा तो वो कितने ज्यादा खुश होंगे। मंजीत तो देव को पकड़ उसके साथ नाचने लगा। हमारे रावण की शादी होगी अब तो। तीनों हंसने लगे। देव: मैं तो ये सोच रहा हूँ कि राशि और तारा नाम की दोनों शैतान लड़कियां एक साथ मिलकर खूब मस्ती करेंगी तो कितना मजा आएगा। मंजीत: अरे ये सोचो कि जब ऋषभ को पता चलेगा कि यही सुनी की दोस्त वो राशि है जिससे रोहन की शादी होने वाली है, तो बेचारे का चेहरा देखने वाला होगा। तीनों जोर जोर से हंसने लगे। उनकी नजर जब दरवाजे पर खड़े हुए ऋषभ पर पड़ी तो वो दंग रह गए। ऋषभ अचंभे से बोला, मतलब रोहन की शादी इसी शैतान की नानी राशि से? कहते हुए वह चुप हो गया। उसे याद आया कि मनीष ने क्या कहा था। उसने बताया था कि जिस लड़के से राशि की शादी हो रही है उसके ही बड़े भाई, जो कि एक सोल्जर है, उससे सुनी की शादी तय हो रही है। रोहन का बड़ा भाई तो मैं हूं, मतलब मेरी और सुनी की शादी की बात चल रही है। इस ख्याल से ही ऋषभ के रोंगटे खड़े हो गए। वह तीनों दोस्तों को अचंभे से देखने लगा।